नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आर्टिकल 20 फंडामेंटल यूनिट में अनुच्छेद 20 करेंगे हम आज। अब तक 19 अनुच्छेद हमारे हो चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स जो कि 14 से 18, जो पहला फंडामेंटल राइट हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, वो हो गया। दूसरा 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें जो 20वां अनुच्छेद है वो करते हैं हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में फ्रीक्वेंट क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, तो इसको फटाफट डिस्कस करते हैं। और जल्दी कोशिश है कि ये फंडामेंटल राइट जल्दी खत्म हो जाए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लंबा हो गया है। तैयारी कीजिए आप। ये फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है, यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त वेटेज रखता है। ये पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट पॉलिटी की जान है, तो हमें इसे बहुत नरमी के साथ और मजबूती से करना है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 भी स्वतंत्रता से संबंधित हमारा। तो अनुच्छेद 20 में क्या बात है? मुख्य रूप से आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन देता है कन्विक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आर्टिकल 20 गिव्स प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, और दोष मतलब हिंदी में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। कि जब कन्विक्शन का प्रोसेस होता है उस दौरान आपके क्या क्या राइट्स हैं, इसका डिस्कशन किया गया है आर्टिकल 2020 में। इसमें 3 हिस्सों में आर्टिकल को डिस्कस किया गया है और एलेबोरेट किया गया है। 20.1, 20.2, 20.3। तो 20.1 क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सपोज फैक्ट लॉ। ग्रीक वर्ड्स हैं, प्योर टेक्निकल वर्ड्स हैं। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, अर्थात ऐसे कोई कानून ना बनाए जाएं जो आपको जबरदस्ती दोषी साबित कर दे। व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो उस समय की विधि के अनुसार अपराध है। अगर मेरे द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, वो जब तक उसी समय के कानून के हिसाब से अपराध नहीं होगा तब तक मैं दोषी नहीं हूँगा। मान लीजिए आज मैं ऐसा कोई काम करता हूँ जो कि वर्तमान के कानून में अपराध है, तो ही मैं दोषी होऊंगा, इसके बिना दोषी नहीं होऊंगा, ठीक है। तो जब तक कानून के हिसाब से मैं कोई अपराध ना करूँ तब तक मैं अपराधी नहीं होऊंगा। मतलब मेरा वो काम अपराध की श्रेणी में आना चाहिए उस वर्तमान कानून के हिसाब से। जैसे निर्भया का केस था, बेस्ट एग्जाम्पल। आपको पता है कि निर्भया के केस में 17 साल कुछ महीने का था जो माइनर जो एक्यूज था, उस समय वो माइनर में ही आया। उसके बाद आंदोलन हुए, कई घटनाएं हुई, और जो उसकी परिभाषा थी माइनर की, वो बाद में 18 साल से बदल के 16 साल कर दी गई जघन्य अपराधों में। लेकिन फिर भी उस बच्चे के ऊपर वही पुराने वाला जो लॉ था वही चला। तो आपको अपराध की सज़ा पुराने जो वर्तमान में जो कानून है उसी के आधार में मिलती है। बाद में सज़ा में कुछ भी बदलाव आ जाए वो हमारे पे असर नहीं डालता। तो यही इसमें आगे डिस्कस किया हुआ है। विधानमंडल भूतलक्षी दंडिंग विधि बनाने से निश्चित है, टिपिकल वर्ड है। इसका अर्थ है कि जो हमारा विधानमंडल, चाहे पार्लियामेंट चाहे हमारी विधानसभाएं, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो हमारे पास्ट के किए हुए काम के कारण में हमको दंड मिल जाए। समझिए, मतलब पास्ट में अगर आपने ऐसा कोई कृत्य किया है जो उस समय वैध था, लेकिन बाद में कोई कानून बना तब वो अवैध हो गया, तो इसके लिए आपको बाद में सज़ा नहीं हो सकती। समझ गए? इसका मतलब कि पास्ट टाइम के किसी कार्य के लिए दंड करने के लिए कोई विधि इस टाइप की नहीं बन सकती है। समझ गया? और ये जो सारा प्रोसेस है ये मुख्य रूप से ये आपका मुख्य रूप से क्रिमिनल केसेस के लिए है, क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए है। सिविल कोर्ट केसेस जैसे जो दीवानी मुकदमे होते हैं और टैक्स वाले, रेवेन्यू वाले जो मुकदमे होते हैं, उसमें अगर बाद में कानून में बदलाव आता है तो आप पे लागू होगा। समझ गए? आप उसके भागी होंगे, आपके ऊपर वो चीज़ लागू हो सकती है, ठीक है। इसमें 2 स्टार वाली चीज़ हुई है। देखिए, बाद में दंड कम करने वाली विधि पूर्ववर्ती की लागू हो सकती है। अगर आपको किसी कानून के तहत सज़ा हो रखी है, बाद में ऐसा कानून बना कि आपके उस कृत्य के लिए सज़ा कम हो गई, तो आपको फिर कम सज़ा ही भुगतनी पड़ेगी। ज़्यादा पूरी सज़ा भुगतने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सज़ा कम होने का अगर कोई कानून बनता है तो आपकी उस केस के लिए जो क्राइम के लिए जो आपने सज़ा भुगतनी है वो नए वाले रेट पे हो जाएगी, ठीक है।
और अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा क्राइम किया कि आपको सज़ा मिली 5 साल की, और भविष्य में उसी क्राइम के लिए सज़ा बढ़ गई 10 साल की, तो आपको सिर्फ 5 ही साल सज़ा भुगतनी पड़ेगी दूसरे केस में। इसका मतलब जब कन्विक्शन का रेट बढ़ता है तो आप पुराने वाले हिसाब से ही सज़ा भुगतेंगे, या कन्विक्शन का रेट जब घटता है तो आप नए वाले के हिसाब से कम सज़ा प्राप्त करेंगे। तो इसमें दोनों में इंडिविजुअल की बेहतरी किया उसकी, या उसके स्वतंत्रता की बात को मजबूत किया गया है। आप समझ सकते बातों को कि अगर सज़ा बढ़ रही है तो आपको फिर भी पीछे खींचा हुआ है, आप पुरानी सज़ा झेलेंगे। अगर आपकी सज़ा घट रही है तो आप नई वाली सज़ा के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्लियर हो गया कि जब तक कानून में कोई चीज़ अपराध नहीं है तब तक वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक कानून में कोई चीज़ डिस्कस नहीं है तब तक आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ये हो गया। अब अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है? आर्टिकल 20.2 प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। आज गर्मी ज़बरदस्त है और बड़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, आप भी मेहनत करके पढ़िए इसको, इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा टाइम रहते हुए, क्योंकि वीडियोस का लोड अब बढ़ता जा रहा है, तो एक बार छूट जाएगा तो फिर छूट जाएगा। आर्टिकल 20.2 क्या कहता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती है। ठीक है, आपने अगर एक ऑफेंस कमिट किया है तो उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम सजा नहीं होगी अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो। ठीक है, इसको बोला जाता है दोहरे संकट का सिद्धांत। दोहरे संकट का सिद्धांत नेमो बैबेट विद विस वैक्सरी, इसका टेक्निकल क्लॉज है। और ये मुख्यतः न्यायालयिक प्रक्रिया या न्यायिक अधिकरण में जुडिशियल बॉडी में जो भी केसेस चलते हैं वो इसमें इस आर्टिकल के तहत हमको उसमें प्रोटेक्शन मिलती है। इसके तहत एक्सेप्शन मैंने लिखी है कि जो हमारे ऑफिस में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है आपका, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट में अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन हो रखा है ना, आपके कामों को लेके, तो वो उसमें आपको इससे सुरक्षा नहीं मिलती है। आपके एक काम गलत काम के लिए आपको 2 या 2 से 3 बार की चेतावनी या जो भी आप पे सजा है वो आपको हो सकती है। उस केस में आपको 20.2 आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। 20.2 कहाँ प्रोटेक्शन करेगा? जुडिशियल केसेस में, कोर्ट वाले केसेस में। ठीक है सर, कार्यालय वगैरह में अगर कोई आपके ऊपर कोई प्रक्रिया चलाई जाती है अपराध के लिए, तो उसमें आपको एक अपराध के लिए क्या पता 2 बार भी चेतावनी मिल जाए, 3 बार भी चेतावनी मिल जाए, 2 बार भी सजा मिल जाए। समझ गया? ये आपको कहता है 20.2। अब आता है 20.3 प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब क्या? आप अपने स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। ये हमको आज़ादी मिली है कि आप हमसे ज़बरदस्ती करके हमें अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही क्लॉज हमको बचाता है पुलिस के डंडे से, जो पुलिस ज़बरदस्ती साइन करवा लेती है कि हाँ तुमने ये लिखा है, कोर्ट में जाते हुए सब खत्म हो जाता है। बिकॉज ये आपका फंडामेंटल राइट आपको बचा लेता है कि जोर ज़बरदस्ती से आपसे करवाई हुई हाँ कोई कानूनी मतलब नहीं रखती है। स्वयं के खिलाफ जबरदस्ती साक्ष्य देने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। और अगर व्यक्ति वॉलेंटरली देना चाहे, जैसे आर्य मर्डर करके बोला जी हमने मार दिया, वो काम हो सकता है। ठीक है, अपना साक्ष्य खुद आके देना चाहे तो दे सकता है, जबरदस्ती उसके साथ नहीं हो सकती है, उसे अपने को डिफेंड करने का राइट है। इसी के तहत एक बार केस हुआ सेल्वी वर्सेस कर्नाटका केस 2010 का। उसमें जजमेंट में चीज़ निकल के आई कि ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग जो होता है दिमाग के टेस्ट होते हैं जो कि कई क्रिमिनल केसेस में देखा जाता है, जिससे कि सच निकालने की कोशिश की जाती है। फिर पॉलीग्राफ टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट तो झूठ पकड़ने का टेस्ट होता है। ये नार्को टेस्ट है जिसमें लिक्विड पिला के सेमी कॉन्शियस मोड में, है ना, अर्धचेतन अवस्था में व्यक्ति से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तथा व्यक्ति उसमें माना जाता है कि सच बोलता है ना। इस टाइप के टेस्ट को अगर बिना अनुमति आप कराते हैं तो यह इस आर्टिकल का ना उल्लंघन है। इसीलिए इन टेस्ट को आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। ये उसका प्रिविलेज है कि वो अपनी वॉलेंटरी चाहे तो करवा सकता है, नहीं तो
नहीं, ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते, बिना उसकी परमिशन के ये टेस्ट नहीं होंगे। किस केस के तहत ये रूलिंग आई थी? सेल्वी वर्सेस कर्नाटका केस, कर्नाटका गवर्नमेंट केस 2010 में, और केजी बालाकृष्णन जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस थे उनकी पीठ थी ये, उनकी पीठ ने फैसला दिया था। अगला इसमें एक क्लॉज और आया था 2002 के जजमेंट में आया है कि डीएनए टेस्ट अगर आप जबरदस्ती कर भी लेते हैं तो वो इस लॉ को वॉलेट नहीं करेगा। इसका मतलब कि डीएनए टेस्ट आपका इस रूल को वॉलेट नहीं करता है, इस फंडामेंटल राइट को वॉलेशन नहीं करता है। इसका मतलब डीएनए टेस्ट कराने के लिए अक्यूज की हाँ या ना की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो ज़बरदस्ती भी या उसके परिस्थितियों को देखते हुए बिना उसकी अनुमति के भी कराया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए कि जब कन्विक्शन का समय होता है तो उस समय भी क्या क्या आपको राइट्स मिलते हैं अपने बचाव के लिए, है ना, ताकि आपकी आज़ादी मैक्सिमम लेवल तक, है ना, अल्टीमेट लेवल तक सिक्योर हो सके, जहाँ तक आप सच्चे हैं। आर्टिकल 20 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में आर्टिकल 21 आ रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें हमारी दैहिक और प्राण स्वतंत्रता है, नेचुरल जस्टिस की बात फिर से हो रही है, शिक्षा का अधिकार उसमें है, बड़ा टॉपिक है, बड़ा आर्टिकल है वो। प्लीज़ उसे अच्छे से देखिएगा। आप ये देखेंगे उसके बाद वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।